सो हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में, मौज हो रही है। चलो फिर आज स्टार्ट करेंगे यार आप लोगों का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 कौन सा है? बोलो। वन वेरिएबल नहीं, टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स। सो दिस इज द चैप्टर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक काम करते हैं, सुनो, पहले क्वेश्चंस मत करो। मैं एक बार इसका बेसिक आप लोगों को बता दूं क्योंकि उन्हीं पे सारी कहानी चलेगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। क्या कॉन्सेप्ट है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे ना चैप्टर 3 से, अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूँ, ट्रस्ट मी, वेरी वेरी इजी। डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को सिर्फ ग्राफिकल में दिक्कत आ रही है, राइट? या इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशंस हैं, ये वाला। इसके अलावा कुछ नहीं आना। या फिर हो सकता है एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने के लिए वो बोल देगा, इसके अलावा क्या आएगा? कुछ नहीं आने वाला। जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे या केस स्टडी आएगा या जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस जो आएंगे वहाँ पे आएंगी कहानी। एक स्टेटमेंट गिवन है, वहाँ से मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है, राइट? दो इक्वेशन फॉर्म करनी, उनको सॉल्व करना है, वो बात की बात है। यहाँ पर जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा उससे टफ नहीं आएगा, 100% ये चीज़ तय है। शैल वी स्टार्ट नाउ? रेडी? आ जाओ। सो एक ओवरव्यू सा दे लेते हैं एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर है क्या, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना एमसीक्यूज को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। हमें एमसीक्यूज में रिप्रेजेंट नहीं करना होता, ऑप्शंस होते हैं, वहाँ से बस ढूंढना होता है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप जब भी ग्राफ के ऊपर लाइंस को प्लॉट करोगे, वहाँ पे 3 केसेस हमारे पास आएंगे। शब्द ध्यान है, इधर ही हो। ओके ओके। पहला क्या होगा, या तो लाइंस आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, यही कहानी होगी। या वो क्या करेंगी, पैरेलल। या वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप करेगी। आपको ये ना बोलना कि सिर्फ वो परपेंडिकुलर भी तो हो सकती हैं, तो वो भी क्या हुआ, वो भी तो यही वाला केस ही हुआ ना, इंटरसेक्शन ही हुआ। तो ये हमारे पास कहानियाँ होंगी। यहाँ तो कोई सवाल है मन में? जब भी ग्राफ पे आप किन्हीं 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास यही 3 कंडीशंस आती हैं। इसकी बिहाफ में मुझे चेक करना होता है कि कितने उनके सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, कितने सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे हैं। द 2 लाइंस विल इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। कोई भी 2 लाइन एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेंगी। कौन से में दिख रही है एक पे कट करते हुई? पहले वाले में। उसने क्या लिखा है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा जब वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, इट मींस द 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर अब तक भी ये चैप्टर नहीं किया है ना, अगर आप भी समझ लोगे तब भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। पॉइंट नंबर 2, 2 लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट। कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कहाँ नहीं कर रही? इस केस में नहीं कर रही। क्या इनका कोई भी पॉइंट आपस में मीट कर रहा है, कट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो क्या हो जाएगा, वो लाइंस विल बी पैरेलल। पॉइंट नंबर 3, द 2 लाइंस आर कोइंसिडेंट। व्हाट इज कोइंसिडेंट? कोइंसिडेंट, हाँ हाँ, एग्जैक्टली, व्हेन दे विल ओवरलैप। एंड विच इज द सिचुएशन? दिस इज द सिचुएशन। सो दीज लाइंस, सच लाइंस विच ओवरलैप आर नेम्ड एज कोइंसिडेंट लाइंस। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दे ओवरलैप। कहानी याद हो गई इतनी सी? अब एक बार थोड़ा सा और आगे आ जाओ। ये वाला, ये वाला उसी का वही है, वही वाली कहानी थोड़ा सा और अच्छे से है। इफ द ग्राफ शोज 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमने अभी बात की भी थी, अगर 2 जगह पे कोई भी 2 लाइन अगर आपस में कट कर रही हैं किसी भी पॉइंट पे, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी, जस्ट एग्जांपल लेके चला है, इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या मतलब? कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है, कोई भी 2 लाइन जब आपस में करेंगे इंटरसेक्ट तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। क्या होगा? सिर्फ एक सॉल्यूशन। तो ये देख के परेशान ना होना, ये उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि इस पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ 1 सॉल्यूशन निकलेगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2,
if the graph shows two parallel lines, हाँ वन यूनिक, एक निकला तो मतलब क्या है उसका, मैंने क्या एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, तो एक ही निकला तो क्या दोनों कॉमन ही तो हुआ, और दोनों का एक ही कॉमन हो क्या मतलब यूनिक हुआ। जब बोल दिया कि एक ही निकलेगा मतलब क्या, वन एंड ओनली वन, दैट इज अ यूनिक। यू आर यूनिक, ही इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, he is unique, right? If the graph shows two parallel lines, these are two parallel lines, are these intersecting? No, not intersecting, so there is no pair of values of x and y which satisfy both the equations. क्या मतलब हुआ, इनका कोई भी solution नहीं होगा. So if the lines are parallel, there will be no solution. Point number 3, if the graph shows coincident, overlapping, अब एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है आपकी, ये वाली, क्या यहां पे खत्म हो गई इतनी सी, नहीं ना। सो देयर इज लाइक इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनेट सॉल्यूशंस, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन, ये भी पॉइंट कॉमन है, ये पॉइंट भी कॉमन है, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, एंड सो ऑन चलता रहेगा. सो यू कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस when the two lines are coincident or when the two lines are overlapping each other. Is it clear? कोई सवाल है मन में? पक्की बात है? शाबाश. आगे चलते हैं. अब ये देखिए, अब वो तो था हमारे पास ग्राफिकल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर मुझे दो लाइंस गिवन है और ग्राफ से पता लगाना पड़े तो मैं लगा लूंगा, कट कर रही होंगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे, पैरेलल होगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट होगा तो कितने सॉल्यूशंस होंगे. यहाँ पे ग्राफ की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे इक्वेशन को ही देख के बताना है. अब मुझे पता है जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की क्या होती है, टू वेरिएबल में ax प्लस बी वाई प्लस सी. इक्वेशंस दो हैं तो मैंने क्या बोल दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड में मैं 2 लगा दूंगा. कुछ नया तो नहीं बता रहा मैं, सही चल रहा है? अच्छा, तो पहला केस क्या है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, मेरे पास एक आंसर यहां से आ जाएगा. इफ द रेशियो ऑफ a's इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ b's, व्हाट इज ab? a1 a2 b1 b2, right? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. the pair of linear equation is named as consistent. याद कर लो, अगले 30 सवाल इनके ऊपर ही हैं, फटाफट से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे. मतलब इनमें से कोई क्वेश्चन अगर आएगा ऐसे लेवल का, इनसे बाहर आएगा भी नहीं. 18 एमसीक्यूज आपके आएंगे, राइट? द ग्राफ विल बी पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट. जब ये वाली कंडीशन होगी तो कैसी लाइंस होंगी? कंसिस्टेंट. दूसरा, उनका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक, इजंट इट? वही लिखा हुआ है. दूसरा, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, a's का रेशियो b's के रेशियो के इक्वल तो है, बट c's के रेशियो के इक्वल नहीं है. इन दैट सिचुएशन these lines will be inconsistent, or you can say they have no solution. अब साथ साथ याद करना जरा एक बार, एक इमेज बनाना माइंड में. मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जिसमें आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो कौन सी है वो? हो गया याद साथ साथ. दूसरी वाली में क्या है आपके पास? नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल, यही वाली कहानी है. थर्ड वाला क्या है? नेताज कहाँ ध्यान है? इधर ध्यान दो. थर्ड है, अगर तीनों इक्वल है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, अगर सारे के सारे पॉइंट्स ही इक्वल आ रहे हैं, मतलब a's का रेशियो इज इक्वल टू b's का रेशियो इज इक्वल टू c's का रेशियो, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट विल बी डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट. Okay, so the graph will be a pair of coincident lines, and these will be having infinitely many solutions. These lines will be overlapping lines. Clear है? पक्की बात है? हो गया याद? आगे चलें थोड़ा सा. अब इसी को मैंने टेबल में दिखा दिया यहाँ पर. अब ये और इजीली आपको याद, कहानी वही है, कुछ नया नहीं बताने वाला अब मैं, वही सेम सिचुएशन. अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इंटरसेक्टिंग होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, सिस्टम कैसा होगा बेटा? कंसिस्टेंट. ये टेबल घोट के याद कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना.
पूरे पूरे चांसेस हैं आपका जो एमसीक्यूज आएंगे वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आएंगे, पहले बता रहा हूँ। सेकंड, जो बताया मैंने ऑलरेडी, रिपीट कर रहा हूँ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। थर्ड कौन सा बचा बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, सिस्टम इज कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट। कोई सवाल? शाबाश। चलो फिर कोई सवाल अगर नहीं है, अब बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। अब फटाफट से आंसर्स देना, ज़्यादा लंबा इस सेशन को नहीं करेंगे क्योंकि आसान सा है सारा का सारा चैप्टर। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। करिए प्लीज। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कॉपी पेन जरूरत नहीं है फिर भी देख लीजिए। 2x is equal to 5y plus 6 and 15y is equal to 6x minus 18 represents two lines which are, बताओ। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कौन सी होती है? निकालो, चेक करो यहाँ से। अब एक और चीज़, कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना। आपकी जो इक्वेशन होती है ना वो ये होती है, ध्यान से देखो। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, 2023 में सवाल आया हुआ है। क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ भी गलती करते हैं, अगर सी वहाँ भी लिखा हो तो वो माइनस का हो जाएगा। ओके, याद रहेगी ये बात, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं पहले समझा दूँ एक बार, हालांकि पता लग रहा है साथ साथ देखने से कि कोइंसिडेंट है, फिर भी समझ लो एक बार। ये एग्जैक्टली कैसे लिखा हुआ है? 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअली ये दिया हुआ है, समझ गए? अगले वाला क्या दिया हुआ है? 15y, मैंने y के नीचे y लिखा, 6x यहाँ के माइनस का हो गया, माइनस 6x, तो यहाँ ऑटोमेटिकली प्लस, वो तो है ही पॉजिटिव नंबर, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है, यस और नो? निकालो। a1/a2 -1/3। दूसरा क्या है? -5/15। तीसरा क्या है? -6/18। अब साइन लगा दो साथ साथ, इक्वल है कि नहीं है पता लग जाएगा क्या हमारे पास आंसर आ रहा है। पहला कितना आया? 1/-3। ये भी कितना आया? 1/-3। एक ही बात है, माइनस ऊपर लगे नीचे लगे तो ये तो क्या आ गया? इक्वल आ गया। अब अगले पे डिपेंड करेगा क्या होने वाला है। ये कितना आ रहा है? ये भी -1/3। ऑल आर इक्वल। अगर सबके सब इक्वल हैं मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, राइट? सो इट हैज़ इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ से चेक कर लो कौन से वाला है। क्या इंटरसेक्टिंग में होता है ऐसा? नो। क्या पैरेलल में होता है? क्या कोइंसिडेंट में होता है? यस। इसकी जरूरत नहीं, इधर इंटरसेक्टिंग कोई सवाल ही पैदा नहीं है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। आसान सा था। अब स्पीड मार दो फटाफट, यही कॉन्सेप्ट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following type of straight lines will be represented by the system of equations 3x plus 4y is equal to 5 and 6x plus 8y is equal to 7? शाबाश शाबाश शाबाश। लिखने की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। हैंडशेक चल रहा है, हाँ शेर, शाबाश, बहुत बढ़िया बताया। पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है? शाबाश। तो वही तो सेम कहानी यहाँ पर है। कितना आया? 3/6। अगला क्या है? 4/8। अगला क्या है? -5/-7। ये तो इक्वल है। इस लोवेस्ट में लेके आना जरा, कितना बना? 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/7, इजंट इट? तो कौन सा हो जाएगा भाई? पैरेलल। कोई सवाल किसी के मन में? चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ इक्वेशंस। आसान सा सवाल है, कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को कि सर यहाँ पे x की तो कहानी है ही नहीं। निकालो जरा, pretty easy but a bit tricky. Read the question carefully. y is equal to 0 and y is equal to -7. बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखा लग गया ना टाइम। वन सॉल्यूशन। ऐसी उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं भैया? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस।
देखा, फंस गए ना। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, ये फंसने वाला सवाल नहीं है, फंसने वाला है लेकिन ध्यान दोगे तो फंसने वाला नहीं है। कैसे बच्चा, टू सॉल्यूशन, नो, अब ऑप्शन बचा ही तेरे पास एक है, नो सॉल्यूशन। देखो इधर ध्यान से देखो, लिखना छोड़ो, कॉन्सेप्ट को समझना प्लीज। रट्टा नो रट्टा, y की वैल्यू 0, यार y की वैल्यू 0 कहां पर आएगी, यहां पर आएगी, यस और नो। x की कहानी की बात ही नहीं चल रही। अगर y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू भी कितनी है, 0 है, गिवन ही नहीं है, 0 ही है। मतलब एक लाइन यही प्रेजेंट है, आपका ये पॉइंट है। दूसरा y इज इक्वल टू -7, -7 ही है ना, हाँ -7, -7 कहां पर आएगा, नीचे की तरफ, मतलब इस लाइन पे आएगा। हाँ अब कैसे आ गया, अरे भाई रुक जा, इसको नीचे ले आओ। मान लो -1, -2, -3, -4, 5, यहां पे कहीं पे -7 आ रहा है, कैसे लाइन जाएगी, हाँ है ना, कोई दिक्कत है। तो अगर y की वैल्यू यहाँ पे ये -7 है, ये लाइन जा रही है, इसकी लाइन क्या जा रही है, ये जा रही है। अब सवाल ये आता है, सर आपने तो कहा था x की वैल्यू भी 0 है। अब ऐसा कंफ्यूजन मन में क्रिएट नहीं होने देना, क्योंकि जब मैंने कहा कि y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 हो सकती थी, y ओरिजिन पे प्रेजेंट है। जब मैं अगली कहानी में आया कि y की वैल्यू -7 है, y यहाँ पे -7 है, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, कुछ होगी ना, हाँ या ना, पक्का होगी, लेकिन y की वैल्यू कितनी रहेगी, -7। अगर मैं और आगे जाऊंगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, और बढ़ जाएगी, लेकिन y की वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज -7। सो जब भी पहले क्वेश्चन में ऐसा कुछ माइंड में आए, उसे एक बार रिलेट कर लेना प्लीज, उसे वेरीफाई कर लेना। इज इट क्लियर? मैं हर क्वेश्चन उस वे से समझा रहा हूं जिस वे से बच्चे के मन में सवाल आते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं किया गया, जैसे कि 0 वाली कहानी। इज इट क्लियर नाउ? तो x की वैल्यू 0 नहीं है, नहीं पता हमें क्या है, हमें y की कहानी पता है, हमने बस 2 लाइंस निकाल दी, और नाउ आई कैन फाइनलाइज टू द, आई कैन रीच टू द कंक्लूजन दैट दीज लाइंस आर एग्जैक्टली, लाइंस आर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन लगे हुए हैं, तुक्के पे तुक्का, तुक्के पे तुक्का। चले चले आगे। क्वेश्चन 4, लो भाई साहब, सीबीएसई टर्म 1 2021-22 में आया हुआ है, फाइंड द आंसर फटाफट। इंटरसेक्टिंग, आगे इंटरसेक्टिंग, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखते बता देना आंसर, ऐसे एग्जाम में भी ऐसे ही करना, वहाँ नाक ना कटवा देना। इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं, ऑफलाइन में भी कर रहे हैं, और फिर भी अगर नंबर ना आए तो नाक ही कटेगी, और क्या होगा। क्या है, 3/4, अगला क्या आएगा, 2/8, मतलब 1/4। इससे आगे मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही अनइक्वल आ गया, पहले ही नॉट इक्वल आ गया, और पहले अगर नॉट इक्वल तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कहां पर है, ये रहा, सी इज द राइट ऑप्शन। चलें आगे। दिस वाज इजियर, सारे इजी ही हैं, मैथ्स तो होता ही इजी है। क्वेश्चन 5, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y - 4 3x + 6y - 15 इज इक्वल टू 0। सबका पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, कैसे आ रहा है पैरेलल, फर्स्ट वाला 1/3, ठीक है, दूसरा भी 1/3, तीसरा नहीं बनता, तीसरा क्या बन रहा है, -4/- 15। सो दीज आर इक्वल बट दिस इज नॉट इक्वल, पैरेलल। तो ए इज द राइट आंसर। कोई सवाल है किसी के मन में? चलें आगे, यही चलेगी कहानी। थोड़ा सा हल्के से क्वेश्चन आएंगे भी अच्छे आगे। द पेयर ऑफ द इक्वेशंस x + y = 14, x - y = 4। तो पहले में कितना आ गया, 1/1, अगले में कितना आ गया, -1/1। तो पहले ही क्या आ गया, पहले क्या आ गया, नॉट इक्वल टू। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कितना आंसर आएगा,
यूनिक सॉल्यूशन। याद हो रहे हैं साथ साथ? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और बताइए आंसर। The pair of linear equations x plus 2y plus 5 is equal to 0 minus 3x is equal to 6y minus 1. क्यों? a1 upon a2 is 1 upon minus 3, b1 upon b2 कैसे आएगा? 2 upon minus 6। नींद आ रही है? तो ये भी लोवेस्ट टर्म में आने के बाद कितना आ जाएगा? 1 अपॉन माइनस 3। तो यहाँ पे कितना आएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा ये तो। अगला क्या है लेकिन? 5 अपॉन 1। दिस इज नॉट इक्वल टू। व्हाट इज द आंसर? नो सॉल्यूशन। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन लास्ट ईयर एग्जाम। किसी में भी आए हो, क्या फर्क पड़ता है? अब ये क्वेश्चन आपको बेसिक का लग रहा है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आ गया। डिफिकल्ट कब, जब हमें कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगता है तो हम बोल देंगे ये तो स्टैंडर्ड का सवाल है, ये तो पक्की बात है स्टैंडर्ड में आया होगा। ये तो सब कॉन्सेप्ट आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से करते हुए चलो। 7th हो गया, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये निकालो। पहले 7 क्वेश्चन ठीक ठाक थे, ये भी एक अच्छा सवाल है। दिस क्वेश्चन इज गुड। अब निकालो कॉपी पेन और बताओ कितना इसका आंसर आ रहा है, फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी। 10 बी। अच्छा, एक का बी आ रहा है और एक का 10 आ रहा है। डी, डी किसका है? आप लोगों का डी है। एक ही बात है, ए और डी दोनों एक ही बात है। अच्छा, डी आएगा। जो सब लोग बोलेंगे मेरा उत्तर भी वही है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन ने बोल दिया डी तो मेरा उत्तर भी डी है। देखो इधर, यूनिक सॉल्यूशन बोला है, एनियल तो हो ही नहीं सकता। रहमत बोल रहा है तो भाई ने बोल दिया तो सही है। नालायक, सुन ध्यान से इधर। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, isn't it? यूनिक में यही। सिंह साहब सुन लो अब। देख लिया, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। ये कहानी किसकी है? यूनिक सॉल्यूशन की बोल रहा है वो कि यूनिक होना चाहिए। करो, 1 upon 5 is not equal to b1 is what? 2 upon k, 2 upon k, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो k is not equal to 10। k का आंसर 10 नहीं होना चाहिए, 10 के अलावा जो मर्जी हो। yes, except 10, any real number except 10। so this is the right answer। इसमें मैंने जान के 10 लिखा था ऑप्शन में। ये फिल इन द ब्लैंक है, ये क्वेश्चन मैंने जान के बनाया क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे महान इंसान होंगे जो जल्दबाजी में 10 बोल देंगे और जिनको कॉन्सेप्ट पता है। नाउ हियर इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन विच यू वर आस्किंग कि सर हम तो फुल स्कोर लेके आएंगे। व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपका फुल स्कोर आएगा। अगर मार्क्स कटेंगे तो वहां कटेंगे जहां कॉन्सेप्ट भी आता है, बट या तो आप क्या होंगे? ओवर कॉन्फिडेंट। ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, हम तो छक्के छुड़ा देंगे, मैदान फतेह कर देंगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ओवर तो होना ही नहीं है। दूसरा, लैक ऑफ प्रैक्टिस कभी नहीं रखनी, नेवर एवर। ओके, चलो। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट। द वैल्यू ऑफ c for which the system of linear equations cx plus 3y is equal to 13, 12x plus cy is equal to 6 has no solution। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, बताओ। कॉपी पेन निकालो फटाफट। नो सॉल्यूशन के लिए वैल्यू क्या होती है? a1 upon e2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। निकालिए फटाफट। लो सर, साइड में हो जाता हूं। पॉजिटिव 6 और कोई है? सी है, दोनों प्लस माइनस 6। अच्छा, एक का पॉजिटिव आ रहा है, एक के दोनों आ रहे हैं। बाकियों के फटाफट करो यार।
जल्दी शाबाश। सी प्लस माइनस 6, ए 6 है तो ऐसे सी है ना। कोई डी भी बोल दो, कोई ऑप्शन चेंज भी करवा लो। चेंज कर दें, देखो इधर। नो सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? परफेक्ट। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पुट करना जरा, a1 अपॉन a2 c अपॉन 12, कहाँ गया? हाँ, c अपॉन 12 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 3 अपॉन c नॉट इक्वल्स टू, मैं यहाँ जाना ही नहीं, मैं क्यों लिखूँ उसको? कि लिखूँ? नहीं लिखते ना, जरूरत ही नहीं है उसकी। चलो लिख लेता हूँ ऐसे ही खाम खा में, टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं लिखूँ? चलो मेरी मान लो, लिख लेते हैं एक बार, मेरी मान लो थोड़ी सी। c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा? -13 अपॉन -6, हाँ या ना? कुछ गलत तो नहीं है? पहले मैं इस कहानी को लेके चलता हूँ जो इक्वल टू वाली है। कितना हो गया सर? c स्क्वायर इज इक्वल टू 36। c की वैल्यू कितनी आ गई? +6। सो दिस इज द राइट आंसर जो कि आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा आप सही हैं, मैंने कहा कि दिस इज द राइट आंसर जो कि आप बोल रहे हैं, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। भाई मेरे आगे पूरा पढ़ लो, विच इज नॉट इक्वल टू दैट वन, नॉट इक्वल टू दैट वन, नॉट इक्वल टू ऑफ व्हाट? दिस वन। c1 की वैल्यू कितनी है? इसमें ये 3 आएगा, 13 नहीं है इधर, दिस इज 3, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हटा दो, अरे सारे हट गया। दिस इज एक्चुअली -3 अपॉन -6, मतलब 3 अपॉन 6। तो कभी भी नॉट इक्वल टू वाले को नजरअंदाज मत करना। ये जो टाइपिंग एरर थी, यहाँ पे 13 नहीं 3 आएगा। अब c की वैल्यू +-6 देख के यहाँ पे टिक मत कर देना कि c इज द राइट आंसर, नो, दिस इज रॉन्ग। आगे सॉल्व कर लो एक बार, इस कंडीशन को लेके चलो कि किसके इक्वल नहीं हो सकता। ये कट गया, ऊपर से ऊपर कट गया, हाँ या ना? तो c की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती? +6 नहीं हो सकती, तो क्या होएगी? -6, क्योंकि आपकी पहले वाली दो कंडीशन से, पहले वाले से वैल्यू आ रही है, एक +6 आ रही है, एक -6 आ रही है, और आगे वाली कंडीशन से बोल रहा है कि c की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, तो इसको हटा दो, ये नहीं हो सकता, तो ये बचा सिर्फ, तो -6 इज द राइट आंसर। ओके, तो छोटी छोटी गलतियां मत करना। तो आंसर c नहीं है, आंसर b है, जो आप में से किसी ने बताया नहीं था। तो फिर भी थोड़ा सा देखना चाहिए, मुझे भी तुम्हें भी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करिए, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। The pair of linear equations 5x plus ky is equal -1 is equal to 0, 8x plus 2 by 5y plus 3 is equal to 0 has a unique solution if। इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा अगर k की वैल्यू निकालनी है आपको। यूनिक कब होता है वो देख लो बस, इतना कुछ कंफ्यूज होने वाला है ही नहीं। जब भी क्वेश्चन में गिवन हो, यूनिक है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट है, उसकी इक्वेशन बस पुट कर दो, जो कंडीशन है वो कंडीशन पुट कर दो। k is not equal to 1, not equal to 2 by 3, not equal to 5, not equal to 1 by 4। जल्दी शाबाश, आ गया आंसर? इतना टाइम निकाल के देखो, ओरल तो इतना भी थोड़ी वो ना करना है, निकाल के देखो। पहले मुझे बताओ यूनिक में क्या होता है? यूनिक की वैल्यू बताओ क्या होती है? नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 8 इज नॉट इक्वल टू k अपॉन 2 by 5। तो k अपॉन 2 by 5 का मतलब क्या है? अरे इसको तो पहले सॉल्व करो एक बार। इसका मतलब 2k अपॉन 5, क्या यार, इसका मतलब क्या है कि k के बाई में 1 है और इस पूरे के बाई में 2 by 5 है। इसे करोगे रेसिप्रोकल तो k बाई 1 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 5 by 2। 2k कैसे हुआ बेटा? कितना हुआ? 5k।
So this can be written as 5 by 8, which is not equal to 5k upon 2. ये कट हो गया आपका 5 से 5, कितना बचा? ये कट हो गया 2 से 4. वैल्यू क्या आई? तो k is not equal to 1 by 4. कौन सा आंसर था? डी बोला था, तो नॉट इक्वल टू 1 by 4. दिस इज द राइट आंसर. देखो एक बार, आगे चलते हैं फिर. क्लियर है? डाउट है कोई? श्योर? चलो, क्वेश्चन नंबर 11 करिए फटाफट. 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स. आसान सवाल, आसान सवाल, कुछ भी नहीं है. थोड़ा ध्यान लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, कैलकुलेशन में गलतियां मत करना. 4 chairs and 3 tables cost rupees 2700. 5 chairs and 2 tables cost rupees 2150. Then the total cost of 1 chair and 1 table इंडिविजुअल है. एक बात पहले ये समझे प्लीज, यहां से सॉल्व करते रहो, सुनते रहो. इसने पूछा क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 चेयर. जो पहले वाला होगा वो चेयर का होगा, वो जो दूसरे वाला होगा नहीं, इसने टोटल पूछ लिया. ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ और बताना चाह रहा था. अगर एग्जाम में ये आ जाए ना कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल, और यहाँ पे दो ऑप्शंस होते, तो पहले वाला किसका होगा? जो पहले लिखा होगा. बाद वाला किसका होगा? जो एग्जैक्टली जो बाद में लिखा होगा. या टोटल पूछे तो आपको 1 चेयर का निकालना होगा, 1 टेबल का, दोनों को ऐड कर दो फटाफट. फटाफट फटाफट, शाबाश, जल्दी. अब मुझे नहीं पता 1 चेयर का कॉस्ट कितना है, ना ही मुझे 1 टेबल का पता. तो आई विल सपोज, करते रहो आप, जिसको नहीं आ रहा वो सुन लो. तो आई विल सपोज कि एक चेयर की कॉस्ट कितनी है? x रुपीज़, और एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? y रुपीज़. तो सिंपल सी इक्वेशन बनेगी, 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट रुपीज़ 2700. अगर एक चेयर की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 4 चेयर्स की 4x. एमसीक्यूज वाले केस के अंदर आपको लिख के नहीं दिखाना, आपको आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या है. ओके, तो अगर एक चेयर की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 4 चेयर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4x. अगर एक टेबल की कॉस्ट y रुपीज़ है सो 3 टेबल्स की कितनी हो जाएगी? 3y. बहुत बढ़िया, शाबाश. B इज द राइट आंसर. गुड बॉय, शाबाश. और स्पीड बढ़ाओ, और जल्दी करना है. आंसर सही तो निकालना ही निकालना है, जल्दी भी निकालना है. तो पहले केस में क्या बोल रहा है? इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी दिखा रखी है? 2700. मतलब 4x प्लस 3y, दिस इज इक्वल टू 2700. नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है? 5 चेयर्स मीन्स 5x प्लस 2 टेबल्स मतलब 2y, दिस इज इक्वल टू 2150. निकालना है हमें इनकी. क्या करोगे? एलिमिनेशन लगा दो, इजी है. सब्स्टिट्यूशन कर लो, करना चाहो तो जो इजी लगे उससे कर सकते हो. एलिमिनेशन इज प्रीटी इजियर. ओके, या इनको आप, एक तरीका और भी है, एक क्वेश्चन भी आगे आएगा उसमें समझाऊंगा मैं. अभी क्या करेंगे हम लोग, ये मुझे छोटा दिखाई दे रहा है, इनको मैं y के कोफिशिएंट को सेम बना दूंगा. व्हाट विल आई डू? इक्वेशन 1 को आई विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 आई विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 3. करो. 2 4 जार 8 प्लस 2 3 जार 6y, 27 दूनी 54, 2400. 3 से करो. 3 5 15x प्लस 3 2 6y इज इक्वल टू 0. 3 5 15, 5 हासिल 1, 3 1 3 1 4, 3 दूनी 6, 6450. कर दो सॉल्व. सब्ट्रैक्टिंग, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया आपका y वाला. 8 में से 15 गया, माइनस 7x इज इक्वल टू कितना बचा? माइनस 1050. 0 से 0 कट गया. x की वैल्यू कितनी आ गई? 150. x कितना आ गया? 150. x को उठाओ, जो आसान लग रही है दोनों में से उसमें पुट कर दो. कौन सी आसान लग रही है? ऊपर पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो, 2 वाली में, इसमें 2y इसमें कर दो. हाँ फर्स्ट में कर दो ना, 4x है यहाँ पे. इसे उठाओ और इस इक्वेशन में पुट कर दो. इन दोनों में से किसी में भी कर दो, एक ही बात है. करो जरा. 4x की वैल्यू कितनी है? 150
प्लस 3y इज इक्वल टू 2700. 15 4 60 कितना आ गया 600 प्लस 3y इज इक्वल टू 2700. 3y की वैल्यू कितनी आई, क्या हुआ? कैसे? हाँ ठीक है ना, हाँ मुझे लगा कुछ बता रहे हो. ये वहाँ से माइनस हो गया, कितना आ गया 2100. और y की वैल्यू कितनी आ गई 700. बहुत बढ़िया, दोनों को प्लस कर देंगे. क्यों? इसने बोला फाइंड द टोटल कॉस्ट. सो द इट इज द दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन चेयर, कॉस्ट ऑफ वन टेबल. मुझे टोटल निकालनी है, एक चेयर प्लस वन टेबल. सो 700, 150, 850, 850 इज द राइट आंसर. ये रहा. क्लियर है? एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है. मुझे तो इतना लिखना पड़ रहा है बिकॉज आई नीड टू टेल यू, आई नीड टू टीच यू. जब खुद से करोगे तो इतना एक्स वाई करने की कोई जरूरत नहीं, फटाफट से अपना इक्वेशन बनाओ, काटा पीटी करो, निकाल दो आंसर. क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई. बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन दिस इज डिफिकल्ट फॉर दोज जिसे थोड़ा सा दिमाग लगाना नहीं आता. प्लीज सीखें. अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, इसे एलिमिनेशन से करेंगे. अगले में बताऊंगा एक तरीका जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. यहां वैल्यूज आसान थी 4 3 5 2, इजंट इट? अगले क्वेश्चन में वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हैं, इसे प्लीज ट्राई करें. 217x 217x plus 131y, this is equal to 913. And second equation is 131x plus 217y, that is equal to 827. अब क्या लगाओगे भाई? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सिलेबस में है नहीं. ट्राई निकाल के दिखाओ, अच्छी बात आता है तो फटाफट. क्या पहले x निकालोगे फिर y निकालोगे फिर दोनों को प्लस करोगे? जल्दी फटाफट. ऑप्शंस गिवन है 8576 8576. नहीं आ रहा? मिश्रा जी, राजकुमार, निताज, शर्मा जी, अयान सिंह, जल्दी भाई सब लोग करो फटाफट. शब्द आया? देखो इधर, इधर देखो. इतना टाइम नहीं लगाना एग्जाम के अंदर. रहमत छोड़, उंगलियां गिनना बंद कर. इतना टाइम नहीं लगता. कितना आ रहा है? देखो इधर देखो. इसको है ना एलिमिनेशन पे मत जाओ बेटा. देखो इधर कैसे करना है. पहले क्वेश्चन में समझो निकालना क्या है. मुझे क्या निकालना है? x प्लस वाई की वैल्यू. हम लोग क्या करते हैं, हम अपने उसी मेथड पे लगे रहते हैं जो हम लोगों ने सीखा हुआ है. थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क करना है. व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन, वी नीडेड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई. सेम क्वेश्चन था ना, यस और नो? तो वहां पे लेकिन इक्वेशन क्या थी? इजी थी. यहां पे इक्वेशन क्या है? डिफिकल्ट है. एलिमिनेशन मत करना. निकालना क्या है? एडिशन. यार दोनों इक्वेशंस को ऐड ही कर दो ना, बात ही खत्म. जब निकालना ही x प्लस वाई है तो why to go with the separate values? Why to find out the value of x first, then find the value of y, then add them? अगर इक्वेशन आसान है तो वी कैन डू, क्योंकि हम लोग वैसे करते हुए आ रहे हैं. बट वी मस्ट नो द सेकेंड ऑल्टरनेटिव मैथड एज वेल. हाउ? ऑन एडिंग. दोनों को प्लस कर रहा हूं मैं. ऑन एडिंग करना जरा प्लस. ये कितना आ गया? 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 4 8 x प्लस 7 और 1 8, 3 और 1 4, ये भी 3 4 8. y आगे यहाँ कितना आया? 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 9 और 8 17, 1740. कितना कॉमन है? कॉमन है. वहाँ जाके क्या हो जाएगा?
डिवाइड में आ जाएगा, हाँ तो वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा 1740 अपॉन आपका 348, इसे काट दो 5 पे जाएगा, 5 इसका उत्तर है। समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चंस करने, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? डाउट है कोई? हाँ बिल्कुल, जो रिलेशन फाइंड करना है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग कर दो। मुझे पता है यहाँ पे तो x ही आना है, यहाँ पे तो y ही आना है, सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ माइनस लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, फिर xy निकालना पड़ेगा। चलें आगे, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। ये निकाल के दिखाओ सर। क्वेश्चन है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD it is being given that angle A is equal to x plus y minus 10 degree, angle B is equal to y plus 40 degree, angle C is equal to x plus y minus 20 and angle D is equal to x plus y. B निकालना है in the term of numerics, not variables. करो जरा ट्राई, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो गिवन है आपको। जल्दी शाबाश। इसके लिए क्या पता होना चाहिए मुझे? और हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो A का ऑपोजिट क्या होगा, C। अगर मैं सीक्वेंस में जाऊंगा एज पर द कंडीशन, तो एंगल A प्लस एंगल C, एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड सिमिलरली एंगल B plus angle D will be equal to 180 degree. Put the value of angle A, here is the value of angle A, x plus y minus 10, यहाँ put करेंगे A की जगह पर x plus y minus 10 degree plus angle C की वैल्यू x plus y minus 20 degree, this is equal to 180. इसको पहले जितना सोल्व कर सको कर लो, फिर B और D में वैल्यूज पुट कर देंगे, pretty easy. प्लस है, साइन चेंज कुछ होना नहीं है, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई प्लस 2y, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना आ गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये वहाँ जाके प्लस का हो गया, कितनी वैल्यू आ गई 210। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105। दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म, इक्वेशन नंबर 1। नाउ गो टू दैट वन, सेम यहाँ पुट कर दो, वैल्यू ऑफ एंगल B, व्हाट इज दैट, y प्लस 40 डिग्री, y प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल D कहाँ है, x प्लस y डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व, बीच में प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो y प्लस वाई 2y प्लस x, इस 40 को वहां ले जाऊं मैं, है ना, पहले ले जाता हूं, ये 40 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 140 डिग्री। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब लगाओ, एलिमिनेशन लगाना एलिमिनेशन लगाओ, जो लगाना है लगाओ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 105, 2y प्लस एक्स, यहाँ पे लिख दो इसके नीचे, ये रहा 2y, यहाँ लिख दो x, एक ही बात है, दैट इज इक्वल टू 140। ऑप्शन अभी चले गए, रुको एक बार, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 210। इसे सेम रहने दो क्योंकि 2y वाला हो जाएगा हमारे पास। अगला है x प्लस 2y इज इक्वल टू 140 डिग्री। देखते हैं अभी, माइनस कर दो,
ये कट हो जाएगा, कितनी वैल्यू हो गई, x इज इक्वल टू कितना आया 70, x 70 आया। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है x प्लस देन एंगल B, ये पूछा है y प्लस 40, तो फिर y निकालना पड़ेगा, x तो निकल गया हमारे पास, अब y निकाल दो एक बार जरा, पुट कर दो इधर, x फर्स्ट वाली पुट कर दो, सेवेंटी प्लस वाई इज इक्वल टू 105, y की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई, हाँ है ना, निकालना क्या है, तो निकालना अगर मुझे y प्लस 40 है, y की वैल्यू कितनी है 35 प्लस 40 कितना हो जाएगा 75, 75 डिग्री, चेक कर लो ऑप्शन में कहाँ पर है कहीं पर, बी इज द राइट आंसर, राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, हालांकि कुछ था नहीं इसके अंदर, वैल्यूज पुट करके इक्वल टू a प्लस सी 180, वो भी 180, एलिमिनेशन यूज कर दो, आंसर आपका आ गया। देखो जरा एक बार, कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। डन, चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 करो सॉल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें गिवन है हमें फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, मतलब जो पहले मुझे गिवन है ऑप्शन में दैट इज फिक्स्ड चार्ज, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट याद रखना है, जो पहले पूछा होगा पहले लिखा होगा ऑप्शन में, जो बाद में पूछा होगा बाद में लिखा होगा, तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बाद में लिखा हुआ है। करिए सॉल्व, थोड़ा सा जल्दी करें प्लीज, अपनी स्पीड थोड़ी सी फास्ट करो, 15 क्वेश्चन और बचे हैं, अभी 16 क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद, जल्दी। क्वेश्चन है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, कुछ अमाउंट वो फिक्स लेते हैं कि इतना तो हम लोग पैसा आपसे चार्ज करेंगे एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When Swati takes food for 20 days, she has to pay rupees 3000 as hostel charges, whereas Mansi has to pay 3625 when she takes food for 25 days. कितना आया? A आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। तो कम मार दिया, हाँ हाँ, कैसे? हम्म हम्म, बहुत बढ़िया, ये है, कैसे आया आपका ये? क्या कॉन्सेप्ट यूज किया रहमत, राज, आप देखो, हाँ एक बात मुझे पता है कि वो फिक्स चार्ज ले रहे हैं, मुझे नहीं पता कितना है, मैं लेट कर लेता हूँ, जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज़ है, वो ये कह रहा है आप एज सुन एज यू अराइव द हॉस्टल, जैसे आप आ रहे हैं हम एक फिक्स चार्ज तो आपसे लेंगे लेंगे, उसके अलावा ये डिपेंड करता है आप कितने दिन तक रहते हैं, रहेंगे तो खाना भी खाएंगे, राइट। तो वही इसने दिखा रखा है कि ये एक फिक्स चार्ज तो वो ले ही ले रहे हैं, इसके अलावा डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ डेज आप रहते हैं, तो इन्होंने, हमने जो फिक्स चार्ज मान लिया x मान लिया, जो वेरिएबल चार्ज है वो y मान लिया, उसे वेरिएबल बोल दो या कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बोल दो, एक ही चीज़ है, मेक सेम थिंग। क्या बोल रहा है, स्वाति ने कितने दिन के लिए स्टे किया था, कितने दिन खाना खाया, 20 डेज के लिए, तो 1 डे की कॉस्ट कितना बोल रहे हैं हम लोग, y रुपीज़ पर डे, या वेरिएबल चार्ज y रुपीज़, 20 डेज का कितना हो जाएगा 20y, तो कितनी वैल्यू हो गई x प्लस 20y, दैट इज इक्वल टू कितना पे किया इसने 3000। अब जो मानसी है उसका भी फिक्स तो सेम ही रहेगा,
लेकिन वो कितने डेज के लिए रही? 25 डेज के लिए। और कितना पे किया इसने? 3625। अब यहाँ से दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहला कॉमन सेंस से, दूसरा जो मेथड है उससे। कॉमन सेंस जो अयान ने यूज़ की, बहुत अच्छी यूज़ की, ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि पहले वाले केस के अंदर और दूसरे केस के अंदर ये कहानी तो सेम है, इसमें कोई बदलाव है ही नहीं। वेरिएबल के पास गए, वेरिएबल वाले में ये 20 दिन रही और इसने 3000 रुपये दिए। ये इससे ज़्यादा रही तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पैसे देगी, हाँ या ना? ये बात तो क्लियर है। तो ज़्यादा पैसे देगी तो कॉस्ट फूड पर डे के हिसाब से अगर मैं यहाँ से चेक करना चाहूँगा कि सर अगर मैं 500 लेके चलूँगा और ये वाली वैल्यू 125 आ रही है, इस केस में 1000 है वो 100 है, 800 100, ऑप्शन से भी चेक करना है उसको जल्दी करने के लिए। वो 700 वो 150 है, तो मल्टीपल चेक करो, मल्टीपल से भी चेक कर सकते हो कि किस मल्टीपल के भी यहाँ पे वैल्यू जा रही है या कितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। नहीं करना, एलिमिनेशन सदाबहार मेथड जो हम लोगों को पता ही है। कंफ्यूजन अगर नहीं क्रिएट करनी है उससे कर लो अपना। तो सिंपल है, इसमें ऑलरेडी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, गो विद सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया, कितना आया? -5y इज इक्वल टू -625। माइनस से माइनस कट हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 125। अब ये y क्या था? कॉस्ट पर डे। 125 कहाँ पे आ रहा है? बात ही खत्म, x निकालना ही नहीं है, x निकालने की जरूरत ही नहीं है, y को चेक कर लो। हाँ, मैं निकालता x को अगर मान लो इस ऑप्शन में यहाँ भी 125 दिया होता तो मुझे चेक करना पड़ता, मुझे x निकालना पड़ता। क्लियर है? चल क्वेश्चन नंबर 15। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ये चेक किया करो कि उसे मैं लेट कैसे करूं। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये देखो कि उसका रिलेशन खुद से निकालने की कोशिश किया करो कि वो आप खुद ही हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इट इज गिवन अ मदर इज 3 times as old as her daughter. 10 years later the mother will be 2 times as old as her daughter. Find the sum of their present ages. सम पूछ लिया, इंडिविजुअल एज की बात नहीं हुई। टेक फ्यू सेकेंड्स, ट्राई टू सॉल्व करो, शाबाश। फोर्टी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इतनी जल्दी करना है एग्जाम के अंदर, फटाफट से करना है। जल्दी जल्दी स्पीड मारो भाई। आगे 40 बचा है किसी का? देखो इधर, बड़ा आसान सा सवाल है। अ मदर इज 3 times as old as a daughter. ये मम्मा है, ये बेटी है। कॉन्सेप्ट को समझ लो, सॉल्व आसानी से हो जाएगा। दिस इज मदर, दिस इज डॉटर। अब ये बात ऑब्वियस है कि जो मम्मा है वो डॉटर से बड़ी ही होंगी। आप इसे 1 वेरिएबल से भी कर सकते हो। क्या एग्जामिनर आपको ये बोलेगा कि आपको 2 वेरिएबल में ही करना है? नहीं, उन्होंने एक क्वेश्चन दे देना है और बोले कि इनके एजेस का सम निकाल के दिखाओ। 1 वेरिएबल से करो, 2 वेरिएबल से करो, जैसे मर्जी करो। अगर इसे 2 वेरिएबल से करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को x ले लो, किसी को y ले लो, जो आपको इजी लगे उससे कर सकते हो। 1 वेरिएबल से यहाँ करके दिखा दूंगा मैं, इधर यहाँ कर लेंगे 1 वेरिएबल से। तो इस केस में अगर मान लो मैं मदर को y ले लेता हूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसे x लेना पड़ेगा, रिलेशन कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 3x। कहाँ से आया? मम्मा बेटी की 3 गुना है। x को 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इक्वल करने के लिए, एग्जैक्टली इक्वलिटी करने के लिए। अगर मैं y को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर 9 टाइम्स हो जाएगी, वो तो गलत हो जाएगा, फिर वो आपके इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेगा, जो गिवन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो वी हैव टू सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन।